बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरों की तादाद ज़्यादा है तो बड़ी जल्दी जल्दी हम तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नंबर एक तो आज शहीद अरशद शरीफ की तीसरी बरसी है। पाकिस्तान के मीडिया के लिए एक तकलीफ दे दिन और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया हुआ वो कारनामा जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ये वो जख्म है पाकिस्तानियों के सीने पर जिसे पाकिस्तानी हमेशा याद रखेंगे। शहीद अरशद शरीफ का जनाजा पाकिस्तान की तारीख के बड़े जनाजों में से एक था। पाकिस्तानियों ने बताया कि वो कौम का बेटा है, कौम उसके साथ खड़ी है और उसके कातिलों को कभी माफ नहीं करेगी। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कुछ नाम दिए थे और एक एप्लीकेशन दी थी जिसके मुताबिक वो चाह रहे थे कि एफआईआर हो, लेकिन वो एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। और आज के दिन में आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि शहीद अरशद शरीफ का मुकदमा पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं चल रहा। जो नाम अरशद शरीफ की वालदा ने दिए थे उनमें जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ, जनरल नदीम अंजुम साबिक DGI SI, और उसके बाद ISPR के ब्रिगेडियर शफीक मलिक, फिर ISI के ब्रिगेडियर फहीम रजा, DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर और ISI कर्नल रिजवान और ISI कर्नल नुमान। ये नाम दिए थे शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने, लेकिन उनकी दरखास्त के ऊपर FIR आज तक नहीं हुई। आज नहीं तो कल इंसाफ तो होगा और ये कटहरे में आना पड़ेगा सारा मामला और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ज़मीन तंग की गई, हमें बार बार हरासा किया, खौफजदा किया गया, बल्कि ये पैगामात पहुंचाया गया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और जिन हालात में शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा वो हालात भी सबके सामने हैं। उन्हीं हालात का सामना जो है वो दीगर कुछ सहाफ़ियों को भी करना पड़ा। साबिर शाकिर साहब जो हैं वो लगातार कई साल से खतरे में है, पाकिस्तान वापस नहीं जा पा रहे। जिन हालात में मैं रहा पाकिस्तान के अंदर वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बड़े भयानक हालात, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर आया जिन हालात में, वो भी सब जानते हैं। मुईद पीरजादा साहब, आप वो देखें, पाकिस्तान नहीं जा सकते, उनको भी धमकाया गया, उनके लिए भी मुश्किल हालात पैदा किए गए। इसी तरह जो वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी पाकिस्तान नहीं जा सकते। इससे पहले अहमद नूरानी साहब हैं और दीगर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, शाहिद असलम साहब हैं, जुबैर अली खान साहब हैं, और अभी मजीद कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान से बाहर आ गए हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में उनकी जानें खतरे में है। लिहाजा ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक घिनौना खेल है जिसे वो बड़े लंबे अरसे से खेल रहे हैं। इसे खत्म होना चाहिए और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा रजीम है, इसके जो सहूलतकार हैं या मौजूदा रजीम के अंदर बैठे हुए जो किरदार हैं, ये इतने घिनौने हैं कि ये डिक्टेटर्स के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं कि एक वजीर आला है, वो लेकर जाता है हाई कोर्ट का ऑर्डर, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर उसके पास है कि जाओ जाकर जेल में मुलाकात कर लो। वो जाता है जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, सुहेल अफरीदी, और उसे रोक लिया जाता है, मुलाकात नहीं करने दी जाती। वो वहां सड़क पे बैठ जाता है, उसके साथ और लोग भी बैठ जाते हैं। अब वहां पे 100-150 बंदा मौजूद है, वजीर आला सड़क पे बैठा हुआ है। ये 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और सड़क पे बैठा हुआ इसलिए कि भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इसकी मुलाकात हो इमरान खान से, और अदालती ऑर्डर के तहत तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद अदालती ऑर्डर है, अदालती अहकामात उसके बाद मौजूद हैं, और सुपरिटेंडेंट जेल जाके अदालत में क्या बताता है आज के दिन, वो जाकर जज को ये बताता है जनाब हमारे तक तो ये पहुंचते ही नहीं है, जो हमारे तक पहुंचते हैं हम उनकी मुलाकात करवा देते हैं। कैसी डिटाई और बेशर्मी है भाई। बाहर कौन खड़ा हुआ? पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस किसी को जाने देगी तो कोई दरवाजे तक पहुंचेगा ना। जेल के दरवाजे तक 4-4 नाके लगाए होते हैं, किसी को भी जेल के दरवाजे तक पहुंचने नहीं दिया जाता। मुलाकातें सिर्फ इस बहाने होती हैं कि इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का केस चल रहा है, अगर वो ना चल रहा होता तो एक भी मुलाकात ना होती। 7 महीनों से इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब के बकौल गुज़िश्ता 9-10 महीनों में उनकी बेटों से उनकी एक ही बात करवाई गई है, एक ही मरतबा, वो भी 3-3 मिनट की, और उसके अंदर भी वो कहते थे प्रॉब्लम्स थी। अब मामला यह है कि वज़ीर आला वहां पर आके बैठा हुआ है और वो ये कहता है जी मेरे लीडर से मुलाकात करवाओ, और लीडर से मुलाकात करवाई नहीं जा रही वज़ीर आला की। उसके बाद वो उठता और वापस चला जाता है, लेकिन उसने कुछ बातें कही हैं, देखें उसके बाद रास्ते कौन से रह गए। पहले तो वज़ीर आला को सुन लेना कि उसने क्या कहा। वो ये कहता है वज़ीर आला कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर अदालतें इसी तरह काम करती हैं तो फिर अवाम का अदलिया पर एतमाद कैसे बहाल रहेगा? जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती मैं किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करूंगा और ना ही काबीना तश्कील दूंगा। मैं धरना जारी रखूंगा और अगली बार सबको पता चलेगा कि असल धरना किसे कहते हैं। अगर अदालतें अवाम की आवाज नहीं सुन रही तो अब फैसला अवाम ही करेगी। लेकिन 2 रास्ते हैं अब सुहेल अफरीदी के पास इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हमारे दरवाजे पे आओ, हम करवाते हैं मुलाकात। ये जज क्या बेचते हैं?
जजों की क्या औकात है। जज अगर आपको फैसला लिखकर भी देंगे तो हम पुलिस के जरिए से आपकी मुलाकात रुकवा देंगे, और अगर पुलिस आपको रास्ता भी दे देगी तो हम जेल में आपकी मुलाकात होने नहीं देंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश है कि अगर मुलाकात करनी है जिसने भी, वो पहले हमारे पास आए, हमसे बात करे, फिर हम बताते हैं कि इमरान खान से जाकर क्या बात करनी है, फिर जाके मुलाकात कर लें, जैसे बहुत सारे लोग करते भी है ना मुलाकात। लेकिन यहां पे अब दो रास्ते हैं सुहेल अफरीदी के पास। नंबर एक रास्ता तो डील वाला रास्ता है, ये अच्छा बच्चा बन जाए और एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दें। अब यही काम करने की वजह से जो है वो गंडापुर साहब की कुर्सी चली गई, वो अच्छा बच्चा बन गए थे। लिहाजा सुहेल अफरीदी के लिए यह रास्ता अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा रास्ता यह है कि एहतजाज और अवामी ताकत का रास्ता, कि जनाब अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, अदालतें ऑर्डर देती हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ना पुलिस ऑर्डर को मानती है, ना जेल का जो अमला है वो ऑर्डर को मानता है। एस्टेब्लिशमेंट वैसे ही उसे जूते के नोक के ऊपर रखती है अदालत के ऑर्डर को। लिहाजा छोड़ो अदालत के ऑर्डर को, अपना अवामी ताकत या पुरअमन एहतजाज के जरिए से कोई रास्ता निकालते हैं और प्रेशर बढ़ा के मुलाकात करते हैं। तो दूसरा रास्ता तो अब सुहेल अफरीदी के पास ये है। अब देखना यह है कि उन दो रास्तों में से वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। एक और चीज नाजरीन, ये जो टिकटॉक और हुकूमत है ना, ये अपने दादा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। दादा मैंने कहा तो याद रखिए कि दादा जो थे, सियासी दादा, वो जनरल ज़ियाउल हक थे मरियम नवाज के। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये कहती रही और बहुत सारे ये लोग कहते रहे हैं, बल्कि मियां साहब खुद इसको बड़े फख्र समझते हैं कि इनके जो रूहानी वालिद हैं वो जनरल ज़ियाउल हक हैं, और जनरल ज़ियाउल हक ने ही इनको वो सियासत सिखाई है जो ये अब तक करते चले आए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ियाउल हक ने एक पाबंदी लगाई थी, और वो पाबंदी ये थी कि कैदी जो है वो सियासत नहीं कर सकते या सियासत पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। यानी जितने कैदी हैं ना, चाहे वो थाने के अंदर बंद हैं, जेल के अंदर बंद हैं, वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, उन्हें इजाजत नहीं है कि वो सियासी बातचीत कर सके। ये ज़ियाउल हक ने एक पाबंदी लगाई हुई थी, क्योंकि ज़ियाउल हक अपने सियासी मुखालिफिन को डालता था जेल में, और उसने एक पाबंदी लगा दी कि जनाब जेल के अंदर जितने भी बंदे हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई पैगाम दे सकते हैं। ये पाबंदी, सियासी बातचीत वो लोग नहीं कर सकते, ये पाबंदी ज़ियाउल हक ने लगाई थी। अच्छा, ये जो पाबंदी थी, ये इसकी शिक 265, ये 265 जो है इसके खिलाफ अदालत में चले गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने यह फैसला किया था कि पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने इजाजत दी थी कि कैदी सियासी बातचीत कर सकता है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, एक जमहूरी मुल्क है। ये क्या होगा, कैदी किताबें लिखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कैदी सियासत करते हैं, जेल के अंदर से लोग बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये क्या हो गया कि सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता कैदी। तो एजाज इसहाक खान साहब ने यह फैसला दिया था कि यह पाबंदी नहीं लग सकती। लेकिन पंजाब हुकूमत ने दरखास्त दायर की ज़ियाउल हक के नक्शे कदम पे चलते हुए, और उसकी रूह को ताज़ा रखने के लिए, और ज़ियाउल हक की जो सफाकियत है उसको जिंदा करने के लिए इन्होंने जनाब दरखास्त दे दी, अपील में चले गए, और अब एक बेंच बना और उसने जनाब वो फैसला मुअत्तल कर दिया। मैं आपको सिर्फ एक सुनाता हूं कि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के बारे में क्या कहता था, जरा ये सुने आप। Good presidents in the politics of this country, which have had very healthy impact, and I like to pursue those policies. Decency in politics. I think you're the first one to introduce in this country. लो जी, ज़ियाउल हक पहला आदमी है जिसने सियासत के अंदर बड़ी मुस्बत चीजें लेकर आया, बड़ी डिसेंसी लेकर आया, बड़ा कमाल उसने ज़ियाउल हक ने काम किया। मैं चाहूंगा कि उसकी इन पॉलिसीज को जारी रखूं। ये नवाज शरीफ है, पहला आदमी ज़ियाउल हक को करार दिया, भुट्टो को भी नहीं, लियाकत अली खान को भी नहीं, फातिमा जिन्ना को भी नहीं, कायदे आजम को भी नहीं, लेकिन कैसे जूते पॉलिश करते थे कि मरे हुए डिक्टेटर के भी जूते पॉलिश कर रहे थे। ये जनाब नवाज शरीफ साहब थे, और आज उनकी बेटी ने साबित किया कि अपने रूहानी दादा जनाब ज़ियाउल हक साहब को वो फॉलो करेंगी और उसी रास्ते पर वो चलेंगी, और उस रास्ते पे चलते हुए और बेशुमार पैसा अपनी जेब में डालते हैं। ये पैसा किसान को नहीं मिलता। किसान तो बेचारा अपने खेत के ऊपर से अपनी सब्जियां उन्हीं कीमतों में दे रहा है, या थोड़ा बहुत ऊपर चली जाएगी, किसान को उतना मुनाफा नहीं मिलता जितना मुनाफा मिडलमैन या जितना मुनाफा वो लोग कमा लेते हैं जो माफियाज की तरह मार्केट में काम करते हैं। तो इसको रोकने के लिए हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये हुकूमत ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब्जियों की कीमतें हों, अनाज की कीमतें हों, या बाकी चीजें जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें हों, उनको एतदाल पे रखे। देखिए, कीमतें बढ़ेंगी, पूरी दुनिया में बढ़ती हैं, लेकिन इस अंदाज में नहीं बढ़ती जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग अवाम की जेब के ऊपर डाका डाल देते हैं। जो चीनी का स्कैंडल है,
जो आटे का स्कैंडल है, वो अभी फिर कीमत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है आटे की। पाकिस्तान में एक बहरान पैदा हो रहा है आटे का, और आने वाले दिनों में इसमें मजीद शिद्दत आ सकती है अगर हुकूमत ने सही पॉलिसी ना अपनाई तो। अगर किसानों को सही सपोर्ट प्राइस ना मिली और उनको फैसिलिटेट ना किया गया तो आने वाले वक्त में आटे का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। वैसे भी कई जगह पे लोग जो है वो हड़ताल पे चले गए हैं और हड़ताल पे जाने के दावे मजीद किए जा रहे हैं कि हुकूमत हमारे साथ ज्यादती कर रही है। नाज़रीन, हफीज पाशा साहब एक बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इवन जियो टीवी के ऊपर, हालांकि जियो न्यूज इन चीजों पे बात नहीं कर रहा था लेकिन अब सबकी पसली जवाब दे गई है, वहां पे भी अब प्रोग्राम हो रहे हैं अब इकोनॉमी को लेकर। उन्होंने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने कहा जी कि सरमायाकारी का लेवल हद से ज्यादा गिर चुका है, सनती शोबे में सरमायाकारी 25 साल पहले के मुकाबले में भी कम है। ये डॉक्टर हफीज पाशा साहब कह रहे हैं। अब रीजन क्या है देखें, एक तो रियल स्टेट के अंदर लोगों ने सरमायाकारी पाकिस्तान में शुरू की जिसका कोई आउटकम नहीं होता। ये तो पैसा बनता है, लोग लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, और रियल स्टेट में लोगों ने बहुत तेजी से पैसा बनाया, लेकिन जो सनतें हैं वो रुक गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शोबा जो है वो सनतें हैं, लेकिन इन दोनों शोबों के अंदर पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है और सिर्फ रियल स्टेट में लोगों ने पैसा पाकिस्तान में बनाया है। और ये वो उन पॉलिसियों का नतीजा है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने यहां पर राइज किया था, और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान लगातार नीचे ही जा रहा है इकोनॉमी के मैदान में। सवाए रियल स्टेट के कोई भी शोबा आपका ऊपर नहीं जाता और लोग उसमें अरबों खरबों बनाकर निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं, तो सरमायाकारी पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं आ रही, और जो आ रही है वो सनदी शोबे में बिल्कुल नहीं है, और ये 25 साल से भी पीछे पाकिस्तान उससे नीचे चला गया कहीं पे। और ये भी इन्होंने बताया कि लगभग 47% तक दावा किया गया कि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और इसके अलावा यह भी बताया गया कि जनाब जो बेरोजगारी है उसकी शरह में मजीद इजाफा हो गया है। नाज़रीन, एक और मामला है, ये राणा सिकंदर साहब हैं, सूबाई वजीर हैं पंजाब के एजुकेशन के। इनसे पहले मुराद राज साहब थे, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उस्मान बुज़दार और उसके दौर के अंदर वहां पे थे वजीर आला। उन्होंने भी कोई खास काम नहीं किया था एजुकेशन में, सवाई इमरान खान साहब के एक दो इकदाम थे जिसमें उन्होंने कहा जी सबका सिलेबस एक जैसा होगा। वो बड़ा जबरदस्त काम था कि सारे बच्चे एक जैसा सिलेबस पढ़ेंगे और यूनिफॉर्मिटी होगी पाकिस्तान में, सब इकट्ठे एक तरह रहेंगे। कुछ इकदाम इमरान खान साहब ने अच्छे करवाए थे, लेकिन कोई इनकलाबी इकदाम उस दौर में भी नहीं हुए। अब ये राणा साहब आ गए हैं और इन्होंने शरीफों का वो फार्मूला अडॉप्ट कर लिया कि एक आधा स्कूल सजाओ, उस पर झंडियां लगाओ, उस पर नए पेंट कराओ और उसकी बेहतरीन से बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाओ, अच्छे से बेंच वहां पे रख के और उसकी जनाब वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पे डालो। अब लगातार ये लोग ये काम कर रहे हैं। यानी एक सरकारी स्कूल है और वजीर तालीम ने कम से कम 5 ट्वीट्स की हैं, ये पंजाब में इन्होंने 5 ट्वीट्स कर दिए एक स्कूल को लेकर। ये पांचों में स्कूल एक ही है, यानी एक ही स्कूल की अलग अलग वीडियो और तस्वीरें लगाकर तासुर दिया जा रहा है कि शायद हर सरकारी स्कूल में सहूलियात दी गई हैं, जबकि ये एक मॉडल नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। यानी आप एक स्कूल को ठीक करके ये तो नहीं कह सकते कि पूरे पंजाब की एजुकेशन ठीक हो गई है। मैंने शहबाज शरीफ साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, नौजवानों को बुलाया था 2010 में गालिबन, तो उसमें मैं भी गया था। मैंने शहबाज शरीफ साहब को वहां पे एक तजवीज़ दी थी कि अगर चाहते हैं आपके पीने का पानी साफ हो जाए पंजाब में, तो सरकारी अफसरान, आप और आपके वुज़रा और आपकी सारी काबीना और MPA MNA सारे नलके से पानी पिए, सरकारी पानी साफ हो जाएगा। दूसरा मैंने उन्हें कहा था अगर आप कहते हैं और आप ये चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में ठीक हो जाए, तो आप अपने घर के बच्चों से शुरू करें, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम काबीना को, तमाम MPAs MNAs को और अशराफिया को बाउंड करें कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। और साथ मैंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं करना आपने कि एक ही सरकारी स्कूल को ठीक करके सारे बच्चे अपने उसमें दाखिल करवा दें। नहीं, जो जो जहां रहता है, जिसका जहां इलाका है, वो वहां पे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे, तो फिर ये सरकारी स्कूल भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह मैंने शहबाज शरीफ को कहा था कि अस्पताल अगर आपने ठीक करने हैं तो आज के बाद आप तमाम ब्यूरोक्रेट्स और तमाम आपके MPAs MNAs मिनिस्टर्स, आप तमाम लोग आज के बाद अपने खानदानों समेत सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएं, सरकारी अस्पतालों का मियार ठीक हो जाएगा। अब एक स्कूल मॉडल बना के उसके अंदर अपना बच्चा भिजवा के आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपने एजुकेशन ठीक कर दी है, तो हम आपको कई ऐसे स्कूल दिखा सकते हैं जिनकी हालत ऐसी है कि आप वहां खड़े भी नहीं हो सकते थोड़ी देर के लिए। तो एजुकेशन को ठीक करने की जरूरत है, इंप्रेशन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये जाली हुकूमत है ना, तो जालसाजी करते हैं हर काम में, क्योंकि हुकूमत इनको फार्म 47 के ऊपर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने जूते पॉलिश करने के बदले में बनाकर दी हुई है।
अब क्योंकि इनके पास एक जाली हुकूमत है तो उसे कायम रखने के लिए ये जालसाजियां करते हैं रोजाना कि जनाब एक स्कूल पकड़ लिया, उसकी 5 वीडियोस ठोक दी। भाई इंसान के बच्चे बनो भाई, बाकी स्कूलों को भी देखो, एजुकेशन के हालात को देखो। अपने पिंड के अंदर जो इनका अपना जो हल्का है यानी वजीर तालीम के गांव के सरकारी स्कूल का सिर्फ एक बच्चा पास हुआ था। 9वीं जमात का इम्तिहान है, ये मोहम्मद उमैर साहब ने खबर दी। मोहम्मद उमैर साहब का दावा है, उन्होंने खबर दी कि 9वीं जमात का चंद रोज कबल रिजल्ट आया और वजीर तालीम के गांव के जो सरकारी स्कूल है उसका एक बच्चा पास हुआ। यहां से आप अंदाजा करें, ये खबर आई हुई है। तो मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन को बेहतर करना है, इंप्रेशन को बेहतर नहीं करना। एक जगह को सजा के उसकी फोटोज लगाई जाओ, वहां पे गुब्बारे चिपका दो, वहां पे झंडियां लगा दो कि जनाब बड़ा कमाल हमने काम कर दिया, तो बाकी सारा पंजाब कहां जाएगा? 12 करोड़ का सूबा है भाई। ये 150 बच्चे की आप क्लास को ठीक करके आप ये कहते हैं जनाब ने बड़ा कारनामा कर दिया। तो सोशल मीडिया पे नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा और सबके लिए काम करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने जब बनाई थी ना ये दानिश स्कूल बनाए थे, तो मुझे याद है मैं वहां पे गया था देखने के लिए। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि मियां साहब ये तो आपने बना दिया, यहां तो चंद बच्चे पढ़ेंगे, तो बाकी स्कूलों का क्या बनेगा? तो मियां साहब ने इसका कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। तो जो हजारों स्कूल हैं हर तरफ जिनका बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है, उन्हें कौन ठीक करेगा? ये सवाल अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद है। बहरहाल रंगबाज हैं, रंगबाजी कर रहे हैं, पहले भी ये करते रहे, अभी ये करेंगे। नाजरीन, सुहेल अफरीदी ने कह दिया कि सेकंड हैंड कबाड़ की गाड़ियां थी। नाजरीन, सुहेल अफरीदी ने यह भी कह दिया कि सेकंड हैंड गाड़ियां थी, कबाड़ की गाड़ियां थी जो हमें दी गई हैं और ये कार्रवाई डालने के लिए, खबर बनाने के लिए दी गई हैं। हमने नई गाड़ियां ऑर्डर की हैं, हम ये गाड़ियां नहीं लेंगे। एक चीज नाजरीन मैं आपके सामने रखूं कि बड़ी पाकिस्तान में बगलें बजाई गई, बड़ा जश्न मनाया गया कि जनाब हमने फलस्तीन और इसराइल के बीच में जंगबंदी करवा दी, हमने हालात ठीक कर दिए। अभी वहां पे इसराइल ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर मंजूर किया कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा, अपने साथ जोड़ेगा और उसको अपने साथ शामिल करेगा। अब ये इतना बड़ा जुल्म है, इस पे शहबाज शरीफ साहब नहीं बोल रहे, इस पे बात नहीं कर रहे। और नेतन्याहू ने 3 शराइत रखी हैं अमेरिका के सामने कि अगर आप चाहते हैं जंगबंदी तो उसके लिए 3 शराइत है, वो तीनों में आपके सामने रख